ओके, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो अभी तक अपन ने पीच के कल्टीवेशन में लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर कर लिया हमने। उसकी बॉटनी देख ली, फ्लावरिंग देख ली, प्रूनिंग देख लिया, रूट हैबिट देख लिया, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देख लिया, वाटर लॉट कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारी चीजें हमने अभी तक देख लिया। इसके अलावा कल्टीवेशन के जो पॉइंट्स थे वो सारे देख लिए। अब हम लोग जो है पीच का कल्टीवेशन हो गया है आज से, अभी हम लोग जो है मेच्योरिटी और हार्वेस्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे। कल की क्लास में आई थिंक हाँ ग्रोथ का पोर्शन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। सो हम लोग आज पीच के मेच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहली बात आपको कि पीच में टोटल 5 स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी है। 5 स्टेजेस ऑफ हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी है, याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी अगर कितना है ये पूछेगा तो आपको याद रखना है 5 स्टेज हैं। हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी से क्या समझते हैं पहले बताओ। डिमांड के ऊपर कहाँ पे सर जो मतलब। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो। हाँ, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंज्यूमर के कंडीशन के हिसाब से कई बार हम लोग जो है मेच्योर नहीं हुआ रहता है या ओवर मेच्योर हो जा रहता है तभी भी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट का डिमांड वैसा है। तो मार्केट या कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से जब हम किसी चीज को हार्वेस्ट करते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी कहते हैं। प्लांट के फिजियोलॉजी के हिसाब से जब मेच्योर होता है तो उसे फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी के 5 स्टेजेस या 5 टाइप के हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटी है इसमें। इसमें से एक का नाम है हार्ड, दूसरे का नाम है फर्म, तीसरे का नाम है आपका फर्म राइप, चौथे का नाम है आपका राइप, और ये राइप कौन सा है, ट्री राइप की बात कर रहे हैं। और पांचवा आता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट राइप। समझ में आ रहा है? तो इसे सॉफ्ट या सॉफ्ट राइप कहते हैं, सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट राइप कहते हैं। ठीक है। तो टोटल मेच्योरिटी के 5 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस का मतलब क्या है कि मान के चलो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंट मार्केट में भेजना है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर भेजना है, तो उस केस में मैं पका हुआ फ्रूट तो हार्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं कौन से स्टेज में करूंगा, हार्ड स्टेज में। तो ये जो है क्या होता है इसमें फ्रूट अपना साइज तो पूरा ले लेता है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड और ग्रीन कलर का रहता है आपका फ्रूट एकदम। ठीक है। तो इस स्टेज में अगर अपन ये स्टेज में भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में अगर आप हार्वेस्ट करोगे तो कल के डेट में जब आप पकाओगे तो वो जो है क्या होता है, डू नॉट अटेन प्रॉपर ईटिंग क्वालिटी, इसमें प्रॉपर ईटिंग क्वालिटी नहीं आ पाती है। ठीक है। राइपनिंग के बाद, ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग के बाद इसमें सही से क्वालिटी डेवलप नहीं होती है। ठीक है। और थोड़ी बहुत इसमें एस्ट्रिंजेंसी रह जाती है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। तो ये होता है कि आपका हार्ड वाला, मतलब अगर आपको बहुत लंबा दूरी के लिए करना है तो। दूसरा आता है फर्म स्टेज। फर्म स्टेज भी डिस्टेंट मार्केट के लिए करते हैं। डिपेंड करता है भाई, विदेश तो चाइना भी है और अमेरिका भी है। चाइना जो है वो 2 दिन का यात्रा है और अमेरिका जो है शिप में तो 10-15 दिन का यात्रा है। तो डिस्टेंट मार्केट के लिए ही इसको भी उपयोग करते हैं, कम दूरी वालों के लिए हम फर्म स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, ग्रीन के जगह पे क्या होता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है, ग्राउंड कलर बिगिन टू चेंज। मतलब अगर ये आपका पीच है तो पहले में ये पूरा फ्रूट था, अब क्या होगा, निचला हिस्सा में थोड़ा बहुत रेडिश कलर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसको अगर दबाओगे तो थोड़ा बहुत दबेगा, एकदम थोड़ा सा दबेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्म स्टेज कहते हैं। ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंट मार्केट के लिए। इसको भी अगर आप पकाते हो बाद में तोड़ने के बाद तो इसमें भी ईटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती, थोड़ी सी उससे उससे बेटर आएगी हार्ड वाले से, पर नॉर्मली जितना आना चाहिए उससे कम ही रहेगा। तो ईटिंग क्वालिटी यहाँ पे भी उतना अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा आता है जिसे यस कहते हैं सर। फर्म राइप स्टेज। फर्म राइप स्टेज मतलब ये जो ग्राउंड कलर एकदम थोड़ा सा दिख रहा था ना, ये नोटिसेबल होने लगेगा। नोटिसेबल यानी कि ज्यादा कलर, ग्राउंड कलर हमको देखने को मिलेगा। ये जो है क्या होते हैं कि इसको अगर हम लोग राइपनिंग कराते हैं तो ये गुड इन टेस्ट। राइपनिंग होने के बाद क्या होगा, अब ये तो ऑलरेडी राइप है वैसे, लेकिन ये मतलब बाद में अगर अपन राइप कराते हैं, थोड़ा ही राइप हुआ रहता है ट्री में, तो इसको बाद में अगर प्रॉपरली राइपनिंग कराओगे तो इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। पर बेस्ट ईटिंग क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, बेस्ट ईटिंग क्वालिटी जिसके लिए पीच जाना जाता है, वो नहीं आता। डू नॉट गिव बेस्ट ईटिंग क्वालिटी, बेस्ट ईटिंग क्वालिटी इसमें भी नहीं आता है।
ठीक है। तो बेस्ट ईटिंग क्वालिटी यहाँ पे भी नहीं आता, लेकिन इसको भी आपको जो है मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है राइप या ट्री राइप स्टेज। ट्री राइप स्टेज मतलब ट्री में जब फ्रूट जो है फुल्ली राइप हो जाए, ट्री में फ्रूट फुल्ली राइप हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपन ट्री राइप स्टेज कहते हैं। इसकी ईटिंग क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये केवल और केवल लोकल मार्केट के लिए, पके हुए फ्रूट को लंबा दूरी में तो भेज नहीं सकते ना अपन, तो ये लोकल मार्केट के लिए यूज होता है। ठीक है, लोकल मार्केट मतलब रायपुर में हूं तो बिलासपुर में बेच लिया, इधर कोरबा में बेच लिया, इस टाइप का। मतलब 50-100 किलोमीटर तक की दूरी, जो कि 2-3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाता है। फिर लास्ट आता है सॉफ्ट स्टेज, यानी कि सॉफ्ट राइप, यानी कि एकदम पक गया है, अब इसको बस खाना है, बिल्कुल भी फर्मनेस नहीं होता। तो इसको क्या होता है, इसको आप हार्वेस्ट करके केवल और केवल अपने गांव या अपने शहर में ही बेच सकते हो, 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही बेच सकते हो। इसमें ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। हाई डेजर्ट क्वालिटी इसकी, लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि प्रॉपरली पूरा पका हुआ है, तो हाई डेजर्ट क्वालिटी। तो समझ में आ रहे हो राइपनेस, और आप कितनी दूरी तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो या किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, इस बेसिस पे टोटल 5 हॉर्टिकल्चरल मेच्योरिटीज में दिया गया है। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यस ओके ठीक। इसके अलावा मेच्योरिटी इंडाइस की बात करते हैं हम। ये जो है हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी थी ना, अब दूसरा फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, वो स्टेज ऑफ मेच्योरिटी जिसमें अगर अपन हार्वेस्ट करें तो अपना फ्रूट जो है प्रॉपर्ली राइप हो। तो इसके लिए 2-3 चीजें दी गई है, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले आपका आता है, इसको आप ना बाद में एक बार वीडियो से देख के लिख लिए रहना, ठीक है, नहीं तो फिर ये इधर का काम रुक जाएगा। समझ में आया ना? समझना जरूरी है, वीडियो से उसको एक बार देख लिए रहना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट है, 1-2 पॉइंट रहता है तो ऊपर कर देता है। मेच्योरिटी इंडाइस में क्या होता है, जो मेच्योरिटी है उसे हम लोग कई अलग अलग प्रकार से जज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कलरेशन ऑफ पीट। आप लोग जनरली देखे होंगे, आंवला में भी हमने पढ़ा था कि व्हाइट कलर का सीड जो है ब्राउन हो जाता है, याद है आंवला का यस मेच्योरिटी सर। इंडाइस? यस तो सर। वैसे ही सीड के कलर में बदलाव आना, ये एक मेच्योरिटी इंडाइस है। दूसरा फर्मनेस, हमने पढ़ा था लगभग जो ये स्टोन फ्रूट्स हैं ये सब का फर्मनेस आता है। तो फर्मनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरोमीटर या फिर क्या बोलते हैं उसको, पेनिट्रोमीटर का उपयोग करते हैं ना, है ना, या फिर प्रेशर टेस्टर, इसका उपयोग करते हैं। 8.6 से 6.4 केजी के आसपास एल्बर्टा वैरायटी जो है उसके लिए प्रेशर माना गया है 8.6 से 6.4 केजी प्रेशर। तो ये आपको याद नहीं रखना, मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसे ही अलग अलग वैरायटी के लिए स्टैंडर्डाइज है, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है फर्मनेस से भी हम लोग मेच्योरिटी इंडाइस नापते हैं। सिमिलरली एक्यूरेट अगर आपको निकालना है तो एक होता है जिसे कहते हैं DFFB, डे फ्रॉम फुल ब्लूम। फूल आने के बाद अलग अलग वैरायटी, जैसे कि आप लोग सब्जियों की खेती जिन लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं ना 2 महीने की फसल है, 3 महीने की फसल है, 45 दिन में फल आना चालू हो जाता है, 50 दिन में फूल आना चालू हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना यस सर। सब्जी की वैरायटी जब लोगे यस सर। तो वैसे ही इतने दिन में ये मेच्योर हो जाएगा, ये वैरायटी के साथ मेंशन्ड होता है। तो डे फ्रॉम फुल बूम भी एक मेच्योरिटी इंडाइस है, बट उसको अपन याद नहीं कर सकते, कितनी सारी चीजों का याद करेंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। एक लास्ट आता है फ्री स्टोन वैरायटी, पढ़े थे हम लोग, याद है? यस यस सर। यस सर। ये जो फ्री स्टोन टाइप की जो वैरायटी होती है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्री स्टोन और क्लिंग स्टोन में क्या अंतर है? फ्री स्टोन में पल्प क्लिंग इजीली स्टोन में सर वो चिपकी होती है सीड के साथ, और फ्री स्टोन में वो अलग होती है सीड अटैच से। नहीं होता है, हाँ, सीड अलग होता है। आसानी से उसको अलग किया जा सकता है, अलग होता है। तो ये जो है ना, शुरुआत में फ्री स्टोन वैरायटी में भी एकदम टाइटली अटैच रहेगा जब वो अनराइप होगा या इमेच्योर होगा, लेकिन जब मेच्योर होता है तो वो फ्री हो जाता है, उसको आसानी से रिमूव किया जाता है। इसे कहते हैं फ्रीनेस फ्रॉम पिट, ठीक है, फ्रीनेस ऑफ पिट लिखो, यानी कि सीड का फ्री हो जाना, ये भी एक मेच्योरिटी इंडाइस है, लेकिन ये केवल और केवल फ्री स्टोन में होगा। आपको तो क्लीन स्टोन में ये चीज करूंगा बोलोगे तो क्लीन स्टोन में पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। तो इस तरीके से आप लोग मेच्योरिटी को याद रखेंगे। इसमें याद केवल और केवल फ्रीनेस ऑफ पिट रखना है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लिए सब लोग? यस सर। यस सर।
नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। अब अपने को मेच्योरिटी पता चल गई, अपन हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हार्वेस्टिंग में सबसे पहले याद रखना ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रूट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रूट टू बी रीच्ड इन मार्केट। टेम्परेट क्रॉप में से ये जो फ्रूट है ये सबसे शुरुआती दौर में आने वाला क्रॉप है। ये लगभग आपका जून जुलाई में आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि देखो फरवरी मार्च में तो फूल आ गया था, तो ऑब्वियसली जून जुलाई में हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इस समय एक और कौन सा क्रॉप रेडी हो जा रहता है, चेरी। और सोचो वॉलनट पिकानट में तो इस समय फ्लावरिंग आती है मई जून में। एप्पल पियर पीच, एप्पल पियर वगैरह तो सब सितंबर अक्टूबर तक आता है। तो सबसे शुरुआती स्टेज में, साल के शुरुआत में सबसे पहले जो फ्रूट आते हैं उनमें से एक कौन है, पीच है। समझ में आया? हार्वेस्टिंग जनरली इसमें हम लोग हाथ पे ही तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है कुछ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कोशिश कर सकते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का भी सोचा जाता है, पर इसमें लॉस मिला है। केवल और केवल जो क्लिंग स्टोन वैरायटी है, क्लिंग स्टोन वैरायटी, उनमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो एक तो मशीन देखे होंगे आप लोग, एक मशीन आता है ऐसे ट्री लगा है, इसमें यहाँ पर ट्रैक्टर जाएगा पूरा ऐसे चारों ओर एक जाली बिछाएगा, इसको ग्रिप बनाएगा और इसको फिर जोर से शेक करता है, देखिए हो। यस सर। फिर ये पौधा पूरा Yes, sir. वाइब्रेट होता है, फिर इसके सारे फ्रूट ये आजू बाजू के मच्छरदानी में जाके गिर जाता है, नेट में गिर जाता है, और इस तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इस मेथड से आप लोग जो है इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। शॉक वेव का जो उपयोग करते हैं, ट्रंक शेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रंक शेकर, तो इनका उपयोग करके हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन ये केवल क्लिंग स्टोन में है, फ्री स्टोन में नहीं है, क्योंकि फ्री स्टोन में फिर डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू क्लिंग स्टोन, ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मतलब हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो हार्वेस्टिंग से पहले प्री हार्वेस्ट स्प्रे कर लो। प्री हार्वेस्ट स्प्रे किसका करना है, कैल्शियम नाइट्रेट का, कितना, 1 से 1.5%। क्या होता होगा बताओ, सर फर्मनेस मेंटेन बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज स्टोरेज लाइफ। भाई हम सबको पता है कैल्शियम जो है क्या किस में आता है, कैल्शियम पेक्टेट का एक अभिन्न भाग है। पेक्टेट जो है वो फर्मनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा हम लोगों ने कई सारे क्रॉप में, कहीं पे कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, कहीं पे कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में, हमने लगभग जगह पे प्री हार्वेस्ट स्प्रे या हार्वेस्टिंग के बाद भी हम स्प्रे करते हैं। ये चीज पता है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। दूसरा, हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट से इसमें दो तीन, इसमें क्योंकि देखो बहुत सारे ना क्या बोलते हैं इसको, माउल्ड लगते हैं, जैसे कि विस्कर रॉट करके एक आता है, विस्कर रॉट जो कि राइजोपस के कारण होता है, ठीक है। आपका ब्राउन रॉट आता है जो कि मोनीलिया के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्लू मोल्ड आता है जो कि पेनिसिलियम के कारण होता है। तो ये भी मैं लिखवाऊंगा, मैं बस अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीज के कंट्रोल के लिए फ्रूट में हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट में हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। कोई 50-54 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके अलावा ब्राउन पोस्ट हार्वेस्ट में एक वो याद होगा, कैनिंग वेनिंग जब करते हैं तो ब्राउनिंग से रोकने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या है बताइए? ब्लैंचिंग। सर सल्फरिंग सल्फरिंग, हाँ चलो वो भी कर सकते हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्लोरीन के सॉल्यूशन में डुबो के रखते हैं 3%, कल बताया था क्लास में। तो ये भी कर सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लोरीन सॉल्यूशन, इन सब में डुबो के भी आप जो है ब्राउनिंग की प्रक्रिया को रोक। ब्लैंचिंग सिर्फ वेज के लिए करते हैं ना सर? किसके लिए? ब्लैंचिंग सिर्फ वेजिटेबल के लिए करते हैं? हाँ ब्लांच नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप माइक ऑफ कर लो अनुपम। फ्रूट में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर फ्रूट में ब्लांचिंग आप काट के नहीं कर सकते, बिना कटे आप ब्लांचिंग कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें
विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं। वेजिटेबल में जनरली वो चीजें नहीं होती हैं। तो फ्रूट में हम लोग जो है क्या करते हैं कि सल्फरिंग को ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू ब्लांचिंग। हम लोगों ने फ्रूट में भी ब्लांचिंग किया हुआ है एक दो जगह पे, पर वो ब्लांचिंग जो है वेजिटेबल के जैसे उबलते हुए खौलते हुए टाइप का नहीं करते। ठीक है, तो वो एक्चुअल में एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट जैसा ही होता है। तो उसे हम लोग जो है फ्रूट में नहीं करेंगे, प्रीफर नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली बोलेंगे नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ, यहाँ तक समझ में है? यस सर। ठीक, इसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज। डिजीज के सेक्शन में आ जाते हैं। तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में हम लोगों ने 3 डिजीज देखे हैं। ब्लू माउल्ड, ठीक है, जो कि मोनीलिया स्पीसीज के कारण होता है। मोनीलिया स्पीसीज के कारण होता है, फ्रूट के ऊपर आता है, फ्रूट के ऊपर पानी जमे टाइप का स्पॉट बन जाता है। इसके कंट्रोल के लिए आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, और हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अलावा आप फंजीसाइड का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। हॉट वाटर में कितना, 50 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। ठीक है, फंजीसाइड जैसे कि आपका बाविस्टिन वगैरह का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है एक जिसे कहते हैं विस्कर रॉट। ये जो है विस्कर रॉट जो है वो किसके कारण होती है? तो ये विस्कर रॉट जो है आपका राइजोपस स्टोनलीफर के कारण होता है। राइजोपस स्टोलोनीफर। सर हॉट वाटर ट्रीटमेंट के सामने क्या लिखा है? हाँ, क्या बोल रही है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट के सामने क्या लिखा है? 50 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट। 50 डिग्री सेल्सियस में 3 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फंजीसाइड से भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग विस्कर रॉट की बात करें, तो विस्कर रॉट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? राइजोपस, मतलब किसके कारण होता है? राइजोपस स्टोलोनीफर के कारण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट रॉट है। इसे ही राइजोपस रॉट भी कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए भी वही है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं 50 से 54 डिग्री सेल्सियस में 2 से 3 मिनट। इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट में हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर ही लो, क्योंकि ये सब के लिए करना ही पड़ेगा। तीसरा आता है जिसे कहते हैं ब्लू माउल्ड या रॉट। ये पेनिसिलियम एक्सपोजर के कारण होता है। पेनिसिलियम लिख लीजिए एक्सपेंशन, इसके कारण होता है। ये ओवर राइप टाइप के फ्रूट में होता है। अब एक बात बताओ, जो फ्रूट ऑलरेडी ओवर राइप है उसमें ये किसमें ऑकर होता है? इन ओवर राइप फ्रूट। अब जो फ्रूट ऑलरेडी ओवर राइप है, यानी कि क्या होगा, एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पक गया है, क्या मैं उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? नो सर। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल मेजर थोड़ा सा बदल जाएगा। इसको हम लोग को क्या करना है? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में लेना है। इसका स्टोरेज हम लोग को किसमें करना है? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टाइप के स्टोरेज में करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लो होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम होगी, रेस्पिरेशन का प्रक्रिया कम होगा। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 5% और ऑक्सीजन 1%, बाकी सब नोबल गैस। ठीक है, अब सोचो जहाँ पे वातावरण में 27 कितना कितना 21% ऑक्सीजन है, क्या कितना है बताइए? सर 20.9 हो गया था। 21। हाँ चलो, एक ओवरऑल 21% ले लेते हैं। तो 21% से हम केवल 1% मिले हैं, तो ऑक्सीजन कितना कम हो जाएगा? तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कम हो गई। तो मतलब पकने का प्रक्रिया स्लो हो गया, राइपनिंग, खराब होने का प्रक्रिया स्लो हो गया। ठीक है, लो टेम्परेचर के कारण माइक्रोबियल अटैक भी कम हो गया और हमारा ब्लू मोल्ड से भी बच जाता है। ठीक है, इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं करता जैसा बाकी करते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ग्रे माउल्ड, ब्लैक माउल्ड, बहुत सारे होते हैं। एस्परजिलस नाइजर के कारण ब्लैक माउल्ड होता है, बोट्राइटिस के कारण ग्रे माउल्ड होता है। तो होने के बहुत सारे माउल्ड होते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर जो ब्राउन रॉट होता है वो मोनिलिया से होता है और जो ब्लू मोल्ड होता है वो पेनिसिलियम की वजह से होता है। हाँ, नेक्स्ट आता है फिर आपका डिजीज में कौन सा डिजीज जो कि फील्ड में हमको देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला आता है भैया
इसमें सबसे पहले आता है जिसे हम लोग कहते हैं पीच लीफ कर्ल। पीच लीफ कर्ल किसके कारण होता है भाई, बताइए? टेफरीना डिफॉर्मेंस फंगस। टेफरीना डिफॉर्मेंस। किसके कारण? टेफेरेना डिफॉर्मेंस। और क्या बोलते हैं पियर में, पियर डिक्लाइन? फाइटोप्लाज्मा। हाँ, MLO, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, जो भी बोलो, ठीक है। ये होता है टेफेरिना डिफॉर्मेंस के नाम से, लिखिए। टेफेरिना डिफॉर्मेंस की वजह से क्या होता है आपका पीच लीफ कर्ल होता है, पत्तियां जो है वो मुड़ने लग जाती है। सीडलिंग स्टेज जो होता है ना, उसी में ये डिजीज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पीच लीफ कर्ल कहते हैं। ये टेफेरिना डिफॉर्मेंस के कारण होता है, यह एक फंगस है, ठीक है। इसका वेक्टर कौन है? तो इसका जनरली लीफ कर्ल किससे होता है? वायरस से होता है। तो लोग बोला वायरस समझते हैं, बट आपको वायरस नहीं समझना है। इसका वेक्टर कौन है? पीच लीफ कर्ल एफिड। जब इंसेक्ट डिजीज अलग से लिखा था वहां पे भी लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है करके। इसका बॉटनिकल नेम याद कर लेना भैया, ब्रैकीकॉर्डस। ब्रैकीकॉर्डस हेलिक्राइसी, ठीक है। ब्रैकीकॉर्डस हेलिक्राइसी, इसके कारण होता है आपका क्या, पीच लीफ कर्ल, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा डिजीज होता है फील्ड में जिसे कहते हैं ब्राउन रॉट। हमने ब्राउन रॉट अभी ऊपर में भी पढ़ा है ना। ये जो ब्राउन रॉट है ये किसके कारण होता है? तो भैया ये होता है मोनीलिया स्पीसीज। ये जो ब्राउन रॉट है ये एक फंगस है, ठीक है। ये जो फंगस है ये क्या करता है, ब्लॉसम यानी कि फूल को, ब्रांचेस, और इवन आपके फ्रूट को, सबको इन्फेक्ट करता है। फ्रूट को जो इन्फेक्ट किया वो पोस्ट हार्वेस्ट में भी चला जाता है, ठीक है। ये सबको अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो फ्रूट को ये अटैक कर दिया, अब पौधे में ही फ्रूट को अटैक कर दिया और एकदम सीवियर कंडीशन में आ गया, तो फ्रूट कौन से स्टेज में कैसा सिम्टम शो करता है? ममीफाइड हो जाता है। फ्रूट जो है क्या हो जाता है? ममीफाइड। जैसे कि उसमें देखियो नहीं, कस्टर्ड एप्पल में फ्रूट काला पड़ के पेड़ में लटके रहता है, ना गिरता है ना कुछ, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, फ्रूट जो है ममीफाइड हो जाता है और उसी में हैंग करता है, मतलब ट्री में लटके रहता है, ना गिरता है ना पकता है। तो ब्राउन रॉट की ये एक समस्या है, ठीक है। ऐसे ही फिर बैक्टीरियल गमोसिस, बैक्टीरियल स्पॉट, बहुत सारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू को मैं बार बार लिखा दे रहा हूँ क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू एक मेजर डिजीज होता है, हालांकि इधर उतना मेजर नहीं है, पर आप लोग को 3 क्रॉप में मैं लिखा दिया हूँ ताकि इसका नाम याद हो जाए। तो लिख लीजिए, पोडोस्फोरा, पोडोस्फोरा ल्यूकोट्राइका, या फिर स्पेरोथिका, स्पेनोथिका पेनोसा। ये दोनों नाम याद रखेंगे जो भी आप लोग को आए। यही पाउडरी मिल्ड्यू पूरा सब जगह घूमते रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए, फिर मैं इंसेक्ट लिखाता हूँ। और भी डिजीजेस हैं, मैं लिखा नहीं रहा, ठीक है। हो गया? यस सर। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट हैं उसके बारे में लिख लो, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक इंसेक्ट के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो, पीच लीफ कर्ल एफिड। बॉटनिकल नेम बताइए। ब्रैकीकॉर्डस हेलिक्राई। ब्रैकीकॉर्डस हेलिक्राइसी, ठीक है, हेलिक्राइसी। ये जो है आपका क्या है, पीच लीफ कर्ल एफिड का बॉटनिकल नेम है। क्या करता है ये? वेक्टर ऑफ, किसका वेक्टर है? पीच लीफ कर्ल। पीच लीफ कर्ल। ये क्या कॉज करता है? कैसे जी? आज फिर 2 ही 4 लोगों का आवाज आ रहा है, कहाँ हो गए? शांत हो गए क्या आज फिर? सबका आवाज आना चाहिए। जिस चीज को आप बोल नहीं सकते हो उसे याद कैसे करोगे? चलो पढ़, इसको पढ़ के दिखाओ। कितने लोग इसको एकदम सिंपली पढ़ पा रहे हैं? जिसको आपको आज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसको समझ याद करने में कितना दिक्कत होगा सोचो। इसीलिए बार बार टीचर लोग पूछते हैं ना आपको जब पढ़ाने आते हैं
बोलो बोलो बोलो, ताकि बोल बोल के चीजें क्लास में ही याद हो जाएगा। बोलोगे नहीं तो कहाँ से याद होगा? फिर इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहा हूँ, उसको याद करना प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्या लिखा है ये बताइए, सब बोलिए। पीच लीफ का लेफ्ट का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रैकिकॉर्डर हेलिक्राइसी। ठीक है, इधर मेरे दिखता है ना जो जो माइक ओपन करते हैं, ठीक, रिकॉर्डिंग में देखना आप लोग। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, वेक्टर कौन है इसका? पीच लीफ कर्ल। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, पीच में एक नीमाटोड का अटैक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग नीमाटोड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर खोलना, 3 4 5 साल का, आपको समझ में आएगा। ये रिंग नीमाटोड का बॉटनिकल नेम लिख लो, मेसोक्रिकोनेमा। मेसोक्रिकोनेमा जीनोप्लेक्स। अब देखो नाम है, याद तो आपको करना पड़ेगा ना, मजबूरी है, इसलिए बोल के देख लो। क्या लिखा है? मेसोक्रिकोनेमा जीनोप्लेक्स। क्या लिखा है? जीनोप्लेक्स। ठीक है, ये आपका रिंग नीमाटोड का प्रॉब्लम है, और ये पूरे प्रूनस स्पीसीज में जितने क्रॉप आते हैं, प्रूनस जीनस में, ये सबको अटैक करता है रिंग नीमाटोड। इस रिंग नीमाटोड के कारण पौधे को ये इतना अटैक करता है कि पौधे की जो पौधा जो है बहुत जल्दी मर जाता है। तो इसी को हम लोगों ने क्या सिम्टम का नाम दिया है? पीच शॉर्ट लाइफ सिंड्रोम, PSLS। एक क्वेश्चन आएगा कि पीच शॉर्ट लाइफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है पीच शॉर्ट लाइफ सिंड्रोम? निमेटोड। याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक होता है, बट वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पीच ग्रीन है, फिर टार्निश्ड प्लांट बग, ये वो आएगा, बट आपको निमाटोड को याद रखना है, और दूसरा पीच लीफ का लेफिड को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं आप लोग को डिसऑर्डर बताता हूँ। डिसऑर्डर भी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर की कमी है। और मैं चाहूं तो बहुत सारा लिखा सकता हूँ, पर वो आपका सिर्फ नोट्स भरेगा। जहां से सवाल आते हैं हमको वो पकड़ना है, वो समझना है, जिसमें कुछ समझने जैसा है, ठीक है। जैसे कि एक डिसऑर्डर तो एपोप्लेक्सी है, इसको तो आंख बंद करके लिख लो। ये कहीं पे कॉजल इसके डिजीज भी क्या नाम है आपका, पैथोजन भी और नॉर्मल भी है। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसका है नहीं। जनरली फ्रूट जो है हैंगिंग रहते हैं, पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। एपोप्लेक्सी जो है मेनली 3 जगह पे होता है, हमने पढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी, इसे कॉज का क्वेश्चन मैं आज तक नहीं देखा हूँ, जनरली ऐसे ही आता है। ए फॉर एप्रिकॉट, दूसरा ए फॉर एवोकाडो, तो ये तीनों में भैया एपोप्लेक्सी होता है, याद रखेंगे। दूसरा एक और है जिसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसे कहते हैं वूलीनेस। आप लोग को याद होगा तो वूलीनेस एंड मिलीनेस, ऐसा इस प्रकार का नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वूलीनेस करके एक डिसऑर्डर होता है, ये याद रखना, जिसको बाई नेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन एक आता है, ये क्वेश्चन में नहीं आया है कभी आज तक, स्प्लिट एंड शटर्ड पीट, बट ये आप लोग को जानना चाहिए, बढ़िया डिसऑर्डर है। स्प्लिट एंड शटर्ड पीट होता है, मतलब क्या होता है, फ्रूट के अंदर जो सीड का आउटर कवरिंग होता है ना, सीड कोट, पीट जो है क्या होता है, इसका जो सीड कोट है उसमें क्रैकिंग आ जा रहता है। आप जब फ्रूट फाड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे अरे अरे, ये तो फ्रूट जो है वो सीड जो है वो क्रैक्ड है, और क्रैक हो गया मतलब अंदर का कंटेंट बाहर आएगा, तो फ्रूट की क्वालिटी खराब होगी, खाने में दिक्कत होगा। तो स्प्लिट एंड शटर्ड पीट, देख रहे हो, स्प्लिट यानी टूटा हुआ, शटर्ड यानी फैला हुआ। तो पिट जो है जब शटर या टूट जाए या फैल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट एंड शटर्ड पिट। ये जनरली अर्ली वेराइटीज में ज्यादा होता है कंपेयर टू लेट वेराइटी, ठीक है। अब सोचो सीड क्यों टूट जाता होगा? लिग्निफिकेशन कम होने के कारण। सीड क्यों टूटता होगा? लैक ऑफ मैच्योर लिग्निफिकेशन। नहीं हो। अगर लिग्निन नहीं है तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि लिग्निन नहीं है तो हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। जो चीज सॉफ्ट है वो टूटती है, या हार्ड है वो चीज टूटती है? हार्ड है वो। सर जो हार्ड है वो टूटेगा, है ना। तो टूटने का सवाल उसमें नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है ना, ये हमारा फ्रूट है और ये हमारा सीड, इस चीज को समझो, बहुत सारी चीजें काम आएंगी। देखो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला आपको, ना ही आपके एमएससी में कोई पढ़ाने वाला है, हमको भी नहीं पढ़ाया गया था।
ना ही किसी बुक में ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा। केवल और केवल एक जो है हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन एक राइटर है इसके, बहुत अच्छे राइटर हैं, आर शर्मा शायद करके एक राइटर है, उन्होंने लिखी है बुक। केवल उसमें मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन मिला है। होता क्या है, आपका जो फ्रूट है उसका ग्रोथ स्टेज 3 होता है। हमने पढ़ा स्टेज 1 रैपिड, स्लो, रैपिड। रैपिड स्टेज में किसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये बाहरी पेरिकार्प और ये सीड का जो आउटर कवरिंग है इसका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है ना। और इसके अंदर में एंडोस्पर्म और न्यूसेलस का डेवलपमेंट होता है, ये हम सबको पता है, क्लियर है ना। यस यस ठीक। दूसरा आता है हमारा क्या, स्लो स्टेज। इसमें किसी ग्रोथ होती है, अंदर में एम्ब्रायो ग्रो होता है और उसके बाद क्या होता है आपका पिट जो है सीड हार्डनिंग हार्ड होता है। और तीसरा स्टेज आता है रैपिड, जिसमें क्या होता है फाइनली फाइनल स्वेल होता है। अब भैया सीड का डेवलपमेंट पूरा हो गया, सीड एकदम टाइट हो गया, अब हमारा जो पल्प है वो ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है सबको। यस यस पर मान के चलो कि कंडीशन ऐसी बनी, कोई कारण हो गया कि भाई पिट हार्डनिंग और दूसरा फाइनल स्वेल एक साथ होने लगा। इधर सीड धीरे 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 हार्ड हो रहा है और इधर फ्रूट फूलना चालू। फ्रूट बाहर की ओर फूलेगा तो बाहर की ओर फैलेगा, तो कहीं ना कहीं सीड और इसके बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग आने को उम्मीद होगा। कहीं ना कहीं ये सीड, अब देखो यही पल्प यहाँ सीड से भी जुड़ा हुआ है और ये बाहर की ओर फैल रहा है, तो ये सीड के ऊपर ताकत लगाएगा ना बाहर फैलने के लिए, एक वैक्यूम के कारण भी और चिपके होने के कारण भी ये बाहर की ओर फैलते समय ताकत लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसको बाहर की ओर खींचेगा सीड को। यस सर अब पहले नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले सीड एकदम हार्ड हो जाता है फिर फाइनल स्वेल होता है। तो सीड हार्ड हो गया तो तुम कितना खींच लो, तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन क्या हो कि सीड हार्ड प्रॉपरली नहीं हो पाया, सीड हार्ड होना भी स्टार्ट हुआ और ये जो है नहीं मैं नहीं इंतजार करूंगा सीड के हार्ड होने का, मैं तो अभी फूलूंगा करके फूलना चालू कर दिया। तो सीड अभी प्रॉपरली हार्ड भी नहीं हुआ है और इसमें क्या चीज आ गया, फाइनल स्वेल। तो अब अगर वो बाहर की ओर फैलना चाहेगा और जब फैलने की कोशिश करेगा तो क्या उस प्रेशर में सीड के टूटने के चांसेस रहेंगे। कैसे, क्योंकि ये आधा सॉफ्ट आधा हार्ड वाले सिचुएशन में रहेगा, तो इसमें क्या होता है जनरली सीड कोड जो है वो फट जाता है। तो इसीलिए इसमें लिखा है अर्ली वेराइटीज में ये ससेप्टिबल है, लेट वेराइटीज में नहीं होता। क्यों, क्योंकि लेट वेराइटीज के पास भरपूर समय होता है, वो पहले पूरा पिट हार्डनिंग करती हैं फिर स्पाइनल स्वेल में जाती हैं। लेकिन अर्ली वेराइटी का लाइफ साइकिल छोटा होता है, उसमें कभी कभी पिट हार्डनिंग और फाइनल स्वेल ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करते हैं यानी कि दोनों एक साथ हो जाती है और फ्रूट में क्रैकिंग आ जाता है। समझ में आया। यस सर ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों का एक नोटिस आ गया है, आप लोगों ने ये ग्रुप में डाला है, ये वही है क्या जी का। यस सर सर आ गया सर, अभी है। सीटी तो हो रहा है ना। यस सर, एनटीए नहीं लेगा सर, सीटी होगा हाँ सर। 12 जून को है कितने सर। तारीख को हो रहा है, 12/6 जून को। यस सर। यस सर, और महाराष्ट्र का सर 11 तारीख को है और यहाँ 12 तारीख को है। ये होता ही है, भरो भरो दोनों को दिलाना, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग वही टाइम टेबल पे आ रहा है जैसा था। 26 मई जो है एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा, अगले साल से 26 मई ही होगा। किसी ने अभी कुछ दिन पहले ही फोन किया था तो उसको मैं बोला ही था कि ये 12 जून को होगा भैया करके, मतलब सॉरी 26 मई के आसपास ही होगा करके, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा करके। तो 12 जून है, बढ़िया तैयारी करो। जेआरएफ का भी अब आने ही वाला है, जेआरएफ मान के चलो जुलाई में होगा यस सर जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड है। एनटीए ने अभी प्री यूजी का एक एग्जाम डेट निकाला है, उसका ऑनलाइन फॉर्म 22 मई तक भरने का है और उसके बाद वो जुलाई में आपका एग्जाम करा रहे हैं। तो जेआरएफ का अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है। इसका मतलब जेआरएफ का लगभग 1-1.5 महीने का आपका क्या होगा, फॉर्म भरने का टाइम होगा और कहीं ना कहीं 1-1.5 महीने का गैप उसके बाद रहेगा। तो मान के चलो जुलाई में होगा, बट आप अपनी तैयारी ऐसे रखो कि जून में ही हो। सर नीट 17 जुलाई हो रहा है सर। नीट 17 जुलाई हो रहा है ना। हाँ तो बस तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे रखो कि इस साल जेआरएफ अपने को क्रैक ही करना है और आप मान के चलो कि जून में ही हो रहा है। और जितने बच्चे छत्तीसगढ़ वाले हैं या अपना अपना स्टेट एग्जाम का फोकस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि सीईटी में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा।
सीईटी 12 जून तक बढ़िया पढ़ना, आखिरी के 1 महीना मई भर वो सीईटी के लिए पढ़ना, और सीईटी हुआ और तुरंत तैयारी में लग जाना। मैं सारे बच्चों को ना एक सलाह भी दूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, सीईटी का पेपर दिलाने के बाद अपना मॉडल आंसर भूल के भी चेक मत करना, भूल के भी चेक मत करना, ठीक है। हर्ष सुनाई दे रहा है? इतने एमएससी के टॉपर हैं, बिल्कुल भी अपना मॉडल आंसर चेक मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग हमारे टाइम में क्या हुआ, 2 दिन में मॉडल आंसर आया, हम मॉडल आंसर चेक किए, हमको पता चल गया हम टॉप 10 में हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आपको पता चल जाता है ना कि आपको तो जो चाहिए वो मिल रहा है, आपकी तैयारी कमजोर होना चालू हो जाती है। अभी सीईटी का मॉडल आंसर आया, फर्स्ट रैंक है, ये हमको पहले ही समझ में आ गया था। एसआरएफ के लिए मैं पढ़ा ही नहीं, मैं एआरएस के लिए नहीं पढ़ा। इसलिए कोई भी बंदा सीईटी का रिजल्ट मॉडल आंसर चेक ही मत करना, सीधा रैंक देखना। या तो ना जब ज्यादा ही एकदम ज्यादा तकलीफ हो ना कि यार होगा कि नहीं होगा, जेआरएफ की तैयारी नहीं हो रही है, तो क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हो, अब आप कुछ भी कर लो, आप उसका रिजल्ट नहीं बदल सकते। तो जेआरएफ के एग्जाम के 10 दिन पहले भले आप सीईटी का मॉडल आंसर देख लेना, उस हिसाब से तैयारी करना, लेकिन सीईटी का मॉडल आंसर खोल के भाई अपना नंबर मत मिलाना। अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं नंबर देखने के बाद भी अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, मैं जेआरएफ की ही तैयारी कंटिन्यू करूंगा, तभी आप लोग मॉडल आंसर देखना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नहीं तो तैयारी में बहुत भारी नुकसान होता है। मैं तो सीईटी का रिजल्ट देखने के बाद जेएन के भी एग्जाम देने भी नहीं गया था। कल ही परसों किसी स्टूडेंट ने मुझे फोन किया था, तो मैं उसको यही बात बताया हूँ, है क्या कोई? ठीक है, तो भाई बिल्कुल सीईटी का एग्जाम पहले होगा, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, तो ये मत सोचना कि सीईटी हो गया तो अब जीवन यही है। सीईटी हो गया, आप टॉप 5 में रहो, टॉप 10 में रहो, टॉप 15 में रहो, जो भी रहो, जेआरएफ पे पूरा फोकस रखना, क्योंकि सीईटी आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा, सीईटी आपको इंटरव्यू में नंबर नहीं देगा, कुछ नहीं होने वाला है। सीईटी के थ्रू सिर्फ एमएससी होगा, उसके बाद खाली बैठे रहोगे। इसलिए जेआरएफ की तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। 1 महीने का भरपूर गैप मिलेगा, 1 से 1.5 महीना आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। जिस समय हमारा जेआरएफ हुआ था ना, हमारा जेआरएफ 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ था, मेरे पास इतना समय था ना कि हो सकता है कि हम लोग टॉप 20 टॉप 30 में भी आ जाते जेआरएफ में, लेकिन हमको तो आईजीकेवी में टॉप 10 में आ गए थे ना। इतना इज्जत मिलता था ना, जहां जाते थे अरे सब जानते थे हमको, कोचिंग वाले पढ़ाने बुला रहे हैं। शायद ही कोई एमएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा आज तक या अभी के डेट में जो बीएससी फाइनल ईयर वालों को पढ़ा रहा होगा। मैं उस टाइम एकलौता ऐसा था जो एमएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी फाइनल ईयर वालों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा था। बाकी सारे एमएससी वाले पीएटी पढ़ाने जाते थे, तो मैं सीईटी पढ़ाने जाता था। तो इतना ज्यादा मतलब यहाँ मिल गया था कि यहाँ के चकाचौंध में ना मैं जेआरएफ ही छोड़ दिया। और ये होता है, ये सबके साथ होता है, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। सेम चीज अभी सीईटी में हुआ, सीईटी फर्स्ट रैंक जैसे ही आया हमको समझ में आ गया, यहाँ तो अपने को सारा स्कोप दिखने लगा, रहा कोचिंग है, ये है, वो है, दुनिया भर में पढ़ाएंगे, सब लोग जानेंगे, लेकिन ये सब एक समय तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल अपने आप को सभी बांध के रखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। सीईटी एक अच्छी चीज है, लेकिन सीईटी में दुनिया खत्म नहीं होती है। तो सीईटी हो गया तो सुकून के साथ जाना जेआरएफ में कि अरे रिस्क लेके आएंगे, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाएंगे, हमारा तो एक जगह हो ही गया है। सीईटी हो गया तो अब छोड़ना क्या, जेआरएफ पढ़ेंगे, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का। जेआरएफ में इससे अच्छा रिजल्ट लाएंगे बोलना, ठीक है? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये कैसे सीट फटता है ये समझ में आया? भाई मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसकी भी थोड़ी वैल्यू कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है? ये चीज समझ में आया सर? यस सर। सर वो वूलीनेस वाला जो पिछले बार जेआरएफ में क्वेश्चन आया था, उसमें टेम्परेचर पूछा था कि कितने टेम्परेचर पे होता है करके। ये सब शायद ना लो टेम्परेचर का है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। वूलीनेस और मिलीनेस 2 चीजें हैं। यस सर, उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया था, 4 डिग्री, 0 से 1, -1 ऐसे करके। ये जो वूलीनेस है ना, एक्चुअली ना ये इंटरनल ब्राउनिंग को ही कहते हैं। चलो इसको अगर लिखना चाहो, इंटरनल ब्राउनिंग, चिलिंग इंजुरी, ठीक है, या मिलीनेस या वूलीनेस, ये चारों चीज ना एक ही चीज का नाम है। ये चारों एक ही चीज को कहते हैं। ये लो टेम्परेचर में होता है, बट एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है ये याद नहीं आ रहा है मुझे, मतलब ये नहीं पता मुझे, एक्चुअली है ही नहीं पता। तो वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, वो क्वेश्चन भेजना मेरे को। तो चिलिंग इंजुरी, मिलीनेस, वूलीनेस, इंटरनल ब्राउनिंग, ये सब वही है। अब समझ में आ गया? चिलिंग इंजुरी कैसा होता है, फ्रूट भूरा पड़ने लगता है, ये वो लो टेम्परेचर के कारण जो होता है, वही मिलीनेस वूलीनेस सबका सिम्टम है, ठीक है? क्लियर है सबको? यस। और बिल्कुल भाई उस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? छत्तीसगढ़ वाले जितने हैं और सारे लोग अपने स्टेट में ध्यान रखिएगा।
एक होता है जिसे कहते हैं स्किन डिस्कलरेशन। स्किन में डिस्कलरेशन कई बार क्या होता है, पिक्चर देखे हो, अचानक से हीरो जाके विलन लोगों को या 4-5 लड़कों को जो लड़कियों को छेड़ देते हैं उन लोगों को जाके मार देता है, आंख के नीचे एकदम काला काला ऐसा हो गया, ऐसा दिखाते हैं, देखे हो नहीं? यस मूवीज में कोई मार देते एकदम आंख के आजू बाजू पूरा काला काला काजल लगा देते हैं, मार खाया है करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कलरेशन हुआ वो स्किन में। वैसे ही कई बार देखियो फ्रूट में भी डिस्कलरेशन हो जाता है, फ्रूट में भी कहीं पे काला काला स्पॉट टाइप का लग जाता है, कहीं अगर कोई फ्रूट गिर जाए तो काला पड़ जाता है वो जगह, देखियो नहीं? यस उसी प्रकार Yes. का उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कलरेशन कहते हैं। तो फ्रूट के स्किन में डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाता है, स्किन डिस्कलरेशन कहलाता है। जैसे वो मार दिया इसके कारण हुआ, तो फ्रूट को थोड़ी कोई मारता है, फ्रूट क्या हो जाता है, गिर जाता है, इधर उधर आते समय लग जाता है। तो एब्रेशन के कारण होता है, किसके कारण होता है, एब्रेशन डैमेज। उस दिन पढ़े थे ना एब्रेशन यानी टूटना फूटना, क्रोमोसोमल एब्रेशन अभी भी पढ़े हैं। तो एब्रेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन के समय जो डैमेज हो जाता है ना, उसके कारण कई बार क्या होता है, फ्रूट का कलर खराब हो जाता है, उसी को स्किन डिस्कलरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर इसी को और इंकिंग या स्टेनिंग या ब्लैक स्टेनिंग के नाम से भी जाना जाता है, सेम चीज है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, एक क्या मिनट लिखे हैं रुकिए। वो? इंकिंग, स्टेनिंग और ब्लैक स्टेनिंग। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? मैं आपको थोड़ा देर में कॉल करूँगी, एक्चुअली मैं एक मीटिंग में हूँ। ओके, ठीक, ये हुआ, हो गया, यस सर ओके। यस सर। अब नेक्स्ट आता है वैरायटी। अब देखो, आपके डिसऑर्डर खत्म, आपके डिजीज खत्म, रूट स्टॉक अपन पहले ही पढ़ लिए थे, इंसेक्ट पढ़ लिए, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, फ्रूट ग्रोथ कर्व, मेच्योरिटी, थिनिंग, एवरीथिंग जो चीज मेरे पास अवेलेबल है, जो चीज मैं पढ़ा था, जितना मैंने अपने सारे के लिए पढ़ा था, सारा आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ। इसके बाद भी कई सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स के कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बचे होंगे, उसको आप लोगों का पढ़ना जवाबदारी है, उसको आपको पढ़ना है। जो चीज नहीं समझ में आएगी मुझे बताना, या कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है मुझे समझाना चाहिए क्लास में, वो मुझे भेज देना, तो मैं उसके बारे में मैटर ढूंढ के आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं हर क्रॉप के बाद बोलता हूँ, करते कोई नहीं हूँ, कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन ना मैं सेट करने वाला हूँ ना वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए जितना मैक्सिमम चीज है पढ़ना है पढ़ लो। ग्लोस्टस इंस्टेंट जिसको पूरी इंडिया पढ़ रही है, ग्लोस्टस इंस्टेंट, रेडी रेकॉनर, डी सिंह, इतना तो आप पढ़ो ही। ठीक है, वेजिटेबल लेडी सिंह पढ़ते हैं, देशराज पढ़ते हैं फ्लोरी के लिए, इतना पढ़ो। इसके अलावा और कुछ हो तो भी बताओ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो सकती थी वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना? पर आपको एटलीस्ट ये 3-4 बुक जो हर एक बच्चा पढ़ रहा है वो तो कंप्लीट ही होना चाहिए, और उसका भी 80% सिलेबस यहाँ पे क्लास में आप पढ़ चुके हो, उनसे भी ज्यादा डिटेल में। आपको बस जो 20% चीजें छूट गई है ना उसको देखना है। ठीक है, क्लियर है सबको? हालांकि बहुत सारी चीजें मैं इसमें कवर कराया हूँ, बट फिर भी कुछ चीजें छूट ही जाती है, तो वो करके बताना मेरे Yes. को। अब वैरायटी में आ जाते हैं। वैरायटी में आता है नेक्टरीन। सबसे पहले नेक्टरीन याद है ना, स्मूथ स्किन वैरायटी म्यूटेशन से डेवलप हुआ है। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले यस सर। सीईटी में, बताइए 2018 का पेपर खोलना आईजीकेवी वाले लोग हॉर्टिकल्चर का, तो आपको समझ में आएगा। सनराइप, सनराइज, सनजाइंट, सनलाइट आर द वैरायटी ऑफ, ऐसे का भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में था पीच, प्लम, नेक्टरीन, चेरी। पीच भी था, नेक्टरीन भी था। आपको याद रखना है भाई, ये नेक्टरीन की वैरायटी है। ठीक है, लिख लो, नेक्टरीन की वैरायटी सनराइप, सनराइज, सनजाइंट, सनलाइट और सन रेड भी है जहां तक। अच्छा नहीं, सन रेड नहीं है, हाँ सन रेड लिख लिए रहो, है जहां तक, मैं कंफर्म कर दूंगा। सूर्य उगता है, सूर्य बड़ा है, सूर्य हल्का है, सूर्य पकता है और सूर्य लाल है। इस प्रकार से मैं उस टाइम याद किया हुआ था, तो मेरे को याद था, तो मैं आंसर सही बना के आ गया। तो आप लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्टरीन की वैरायटी अलग से पूछेगा तो नेक्टरीन की वैरायटी याद रखना है। इसके अलावा नेक्टरेड और आपका ली ग्रैंडे, ये कुछ वैरायटीज हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा। यस आवाज आ रही है? यस सर ठीक है,
अरे 5 मिनट बचा है बस, यस नो कर लो भाई, बस 5 मिनट, ठीक है। फिर आपका वैरायटी खत्म, क्रॉप खत्म, फिर प्लम पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा है, इसको याद रखो। दूसरा चीज हमने पढ़ा था पीच की क्या खासियत, पीच क्या है, मेल स्टराइल या फर्टाइल है, फर्टाइल है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है क्या, सेल्फ फर्टाइल है सर। फर्टाइल। जितने सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट है उसमें हम जो सेल्फ कंपेटिबल होता था उसको याद करते थे कि नहीं करते थे, है ना। तो ये तो सेल्फ कंपेटिबल है, तो क्या सेल्फ कंपेटिबल वैरायटी का लिस्ट लिख के याद करेंगे क्या, नो सर। नहीं, जिसमें नहीं है उसको याद करेंगे। इसलिए इसमें हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखोगे मेल स्टेराइल वैरायटी का नाम बताइए करके बोलते हैं। ये वो मेल है जो किसी को पॉलिनेट नहीं कर सकते, ये सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है, ये स्टेराइल है सीधा सीधा। तो मेल स्टेराइल वैरायटी में 3 नाम आपको हमेशा याद रखना है, कई बार नोट करा चुका हूं, JH हेल, जूली एल्बर्टा, और उसके बाद आता है हेलबर्टा, और एक आता है जायंट। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी याद कर लो, बहुत अच्छा है। ये 4 वैरायटी को आपको मेल स्टेराइल वैरायटी है, इनको एकदम याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। इसके बाद आपको जो है कुछ मैं लो चिलिंग वैरायटी इसमें लिखा देता हूँ, या एक काम करते हैं, इसके बाद कुछ वैरायटीज लिखिए। इसका एक आता है जिसका नाम है फ्लोरिडा क्वीन, फ्लोरिडा क्वीन करके एक वैरायटी है, बहुत फेमस वैरायटी है, लो चिलिंग वैरायटी है, ठीक है। फ्लोरिडा सन, फ्लोरिडा सन भी क्या है, लो चिलिंग वैरायटी। आप अंदाजा लगा, क्वेश्चन पेपर में आता है भैया फ्लोरिडा क्वीन, फ्लोरिडा सन, आपको नहीं पता ये लो चिलिंग वैरायटी है कि हाई चिलिंग वैरायटी है, लेकिन आप तुक्का मार सकते हो अगर थोड़ा सा चीजों को लिंक करना सीख जाओ। फ्लोरिडा नाम सुना है, तो ये वैरायटी कहाँ डेवलप हुई होगी, फ्लोरिडा यूएस सर। फ्लोरिडा यूएस। आप कभी फ्लोरिडा नहीं गए हो, ना ही आपने कभी फ्लोरिडा का न्यूज सुना है, तो आपको पता ही नहीं वहां का एनवायरमेंट कैसा है। लेकिन आपको ये पता है कि फ्लोरिडा में मैंगो का बहुत जबरदस्त ग्रोथ होता है, आपने पढ़े हो ना फ्लोरिडा टाइप के मैंगो कई सारे। अब जहां मैंगो हो रहा है वो ठंडा होगा क्या वो जगह, नो सर। फिर भी वहां पीच की वैरायटी डेवलप हुई है, तो ऑब्वियसली ये हाई चिलिंग होगी या लो चिलिंग, लो चिलिंग। तो इस तरीके से लिंक करना खुद ही बन जाएगा, कोई दिक्कत है तो याद कर लो। ये क्या हो गया आपका, लो चिलिंग वैरायटी है दोनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और लो चिलिंग वैरायटी लिखना है तो लिखिए सरबती, ठीक है, सन रेड। और कहीं ना कहीं आपको पता है ना, पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के जितना ठंडा नहीं होता, तो सान ए पंजाब, साने पंजाब, सरबती, सन रेड, ये सब क्या है, लो चिलिंग वैरायटी है। इसके अलावा सहारनपुर प्रभात, ये आ गया भैया, उस दिन गलत जगह पे चले गए थे अपन, ठीक है। सहारनपुर प्रभात, जिसका नाम क्या है, जिसका क्रॉस क्या है, सरबती इंटू फ्लोरिडा सन। क्या बोलते हो, ये क्या होगा, हाई चिलिंग होगा या लो चिलिंग, लो चिलिंग सर। लो चिलिंग। भाई सरबती भी है जो कि लो चिलिंग है, फ्लोरिडा सन हमने ऑलरेडी लो चिलिंग में पढ़ा हुआ है, तो दोनों लो चिलिंग है, तो सहारनपुर प्रभात भी लो चिलिंग वैरायटी है, तो उसी के अंतर्गत लिखना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रभात। उस दिन प्रभात और सहारनपुर प्रभात में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ना, प्रभात भी इसी की वैरायटी है, और ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, ये इंट्रोडक्शन है, ये हाइब्रिड नहीं है। तो प्रभात भी है, सहारनपुर प्रभात भी है, सहारनपुर प्रभात जो है वो क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। क्लियर है, यस सर। चलिए यहां तक हो गया, ठीक, सभी लोगों का हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ये मेरे स्टाइल का लिस्ट लिख लिया ना, जितना नाम, एक दो वैरायटी बस और लिखते हैं। इसमें एक वैरायटी आप लोग कुछ हाइब्रिड्स के नाम लिख लो, हाइब्रिड। हाइब्रिड में सबसे पहले तो आ जाता है आपका क्या, सहारनपुर प्रभात। मैं बहुत सारी वैरायटीज नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि इसमें लिमिटेड वैरायटीज से क्वेश्चन आता है। सहारनपुर प्रभात में क्या आ जाता है, सरबती इंटू फ्लोरिडा सन, आपको पता है क्रॉस, आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है एक वैरायटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है, वो मैं आप लोगों को लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं, प्रूनस डेविडियाना इंटू प्रूनस ये
पर्सिका, ये वाला क्रॉस आप लोग को मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था रूट स्टॉक के सेक्शन में? लिखाए थे नो सर। लिखाया नहीं, लिखाया हूँ क्या? नीमा रेड का जी वहीं पे लिखाए लिखना थे बोल दिया सर। था क्या नीमा गार्ड का? दिखाया गया। लिखिए, लिखाया है सर, लिखाया एक है। एक वैरायटी में लिखना इसको, एक्चुअली ये रूट स्टॉक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना रूट स्टॉक, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिड है, इसका क्वेश्चन बनता है। प्रूनस पर्सिका इंटू प्रूनस डेविडियाना। हमको पता है ना डेविडियाना यानी कि फादर डेविड स्पीच, ये जो है कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक, सॉरी नीमाटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक था, तो इसको जो है नीमागार्ड भी क्या हुआ था, नीमाटोड रेजिस्टेंट था। तो याद रखेंगे, एक तो आपका सहारनपुर प्रभात है जिसका क्रॉस क्या है, सरबती इंटू फ्लोरिडा सन, ठीक है, और दूसरा आता है नेमागार्ड प्रूनस पर्सिका इंटू प्रूनस डेविडियाना, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये दो हाइब्रिड को तो याद रखना ही है। इसके अलावा एक दो हाइब्रिड और लिख लो। एक हाइब्रिड है जिसको कहते हैं रेड हेवन, इसका क्रॉस है हेल हेवन इंटू केल हेवन, ठीक है, ये ड्वार्फ वैरायटी है। ऐसे ही एक लास्ट आता है जिसे कहते हैं वेटेरन, वेटेरन, ये आपका VAUGHAN वाघन, जो भी पढ़ो आप लोग, इंटू स्टार्क्स अर्ली एल्बर्टा, इसका क्रॉस है। याद रखो तो वो ठीक है, नहीं तो याद आपको केवल ऊपर के दो रखने, बाकी दो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बट दो बिल्कुल नहीं भूलना शुरू के, क्योंकि मैं सारा चीज याद करो बोल दूंगा तो याद नहीं हो जाएगा। पर हाँ, ये दो बिल्कुल नहीं भूलना है ऊपर के दो, बाकी ये ऑप्शनल है। वेटेरन जो है, लास्ट वाला रिपीट करना सर। वेटेरन VETERAN, इसका क्रॉस है VAUGHAN वॉघन इंटू स्टार्क अर्ली एल्बर्टा, स्टार्क अर्ली एल्बर्टा। वेटेरन की खासियत है ये हाई चिलिंग वेराइटी है। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस हाँ भैया। यस सर। ओ भाई रख दो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए भैया बोलिए। क्लास ले रहा था। क्या क्या बोल रहे हैं? माइक ओपन किए हैं फोन पर। अच्छा, माइक ओपन कर लिए, माइक को ही बंद रखो भैया, जिसके साइड आवाज आता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या आता है, येलो फ्लेश्ड। येलो फ्लेश्ड में क्या है, येलो फ्लेश्ड हमने पढ़ा था, इसमें दो प्रकार की फ्रूट होती है, एक येलो फ्लेश्ड और दूसरा व्हाइट फ्लेश्ड। येलो फ्लेश्ड जो है, इसकी एग्जांपल लिख लो एक दो ठो, फ्लोरिडा सन और शाने पंजाब। हमने पढ़ा था ना कि येलो फ्लेश्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है भैया, कैनिंग के लिए यूज होता है। उल्टा बोल रहा क्या? दूसरा लिखो व्हाइट फ्लेश्ड सरबती इंटू सरबती और प्रभात, ये जो है डिहाइड्रेशन के लिए लिख लीजिए, पर मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। सही है सर। नहीं सर, सही है ना? सही है। हाँ ठीक है, ठीक है। व्हाइट फ्लेश्ड जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए उपयोग होता है, और येलो फ्लेश्ड जो है वो कैनिंग के लिए। फ्लोरिडा सन और शाने पंजाब ऊपर में आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो इसको याद रखना। ऐसे ही जो आपके मेल्टिंग और नॉन मेल्टिंग में भी पढ़े थे कि एक कैनिंग या प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और एक डेजर्ट के लिए, तो इन चीजों को याद रखना, छोटा छोटा चीजें लिंक बना के ट्रिक बना के याद रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पीच में याद रखना है। वैरायटी और भी बहुत सारी हो सकते हैं, बट कितना याद करोगे, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, है ना। सो आप लोग इतना याद रखिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में और भी जो चीजें हैं छूट गई हैं वो आप लोग पढ़िए, मुझे बताइएगा, जो भी डाउट है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कल से हम लोग प्लम की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लम पढ़ के आइए, ठीक है। प्लम को कोशिश करेंगे, प्लम बस एक ऐसा क्रॉप है जो 2 क्लास जाएगा, फिर उसके बाद एप्रिकॉट 1 क्लास में हो जाएगा और आलमंड 1 क्लास में हो जाएगा, तो कोशिश करो इसको पढ़ के। सरबती और प्रभात। सर हाँ बोलिए। सर, वो एक्सटर्नल एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि मेल को फीमेल फ्लावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें वो बताया कि टॉप वर्किंग करके। सर तो समझ नहीं आया मेरे को। मेल फ्लावर को नहीं यार, मेल ट्री को बोले होंगे। यस सर, मेल ट्री को। हाँ, ये लेकिन कौन से क्रॉप के लिए बोले? वो सर ऐसा कुछ पूछे नहीं, ऐसी जनरल पूछे। इनकम्पेटिबिलिटी या टेम्परेट, टेम्परेट के एक्सटर्नल पूछे थे क्या? नहीं सर, वो ऐसी जनरली पूछे थे कि किसका यूज करते हैं, सर क्रॉप वाइज नहीं पूछे। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है,
अब हो सकता है ये मेल ट्री हो, मतलब ये डायोसियस पौधा होगा तभी तो मेल ट्री होगा ना, मेल अलग और फीमेल अलग। तो एक पौधा है ये। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लेते हैं ये टेम्परेट क्रॉप है, कौन से रोजेसी फैमिली की, और इसमें क्या है मेल स्टेराइल टाइप के पौधे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाओगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब अगर मान के चलो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है तो आपका एप्पल पियर पीच प्लम इन सब में मेल प्लस फीमेल दोनों पाया जाता है, लेकिन मेल तो इसके काम का ही नहीं है ना। या मान लो ए मेल स्टेराइल प्लांट है, तो मेल स्टेराइल हो या सेल्फ इनकम्पेटिबल हो, मेल मौजूद जरूर रहेगा लेकिन वो काम का होगा क्या? नो मतलब ये क्या हो गई, अपने आप में फीमेल ट्री हो गई कि नहीं हो गई वर्चुअल प्रैक्टिकली, है ना। अब इसके लिए मुझे पोलन चाहिए तो मुझे साइड में एक और पौधा लगाना पड़ेगा, तो मैं एक तो दूसरी वैरायटी का लाऊंगा, वो भी अपने लिए मेल कोई काम का नहीं है, लेकिन इसमें वो मेल जो है भेज सकता है। तो उसके लिए वो क्या है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, एक और पौधा लगाएंगे तब जाके इसमें मेल का पोलन आके गिरेगा। तो मैं अपने जमीन का एक पौधे का जगह को किसको दे दिया, केवल एक पौधे को दे दिया, काहे, ताकि वो पोलन ला के दे सके। इसका आसान जुगाड़ क्या हो सकता था भाई, मान लो ये रेड डिलीशियस वैरायटी है, तो यहाँ पास मैं इतने ब्रांच को काट दूं, यहाँ पास इसको काट दूं, और ये दोनों में मैं क्या कर दूं गोल्डन डिलीशियस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ग्राफ्ट कर दूं। टॉप वर्किंग के थ्रू कर सकता हूँ ना हम भाई, रिजुविनेशन करते हैं कि नहीं करते ये चीज? यस सर करते हैं। तो मान के चलो मैं यहाँ पास ये तीन ब्रांच में गोल्डन डिलीशियस वैरायटी लगा दिया। अब ग्राफ्टिंग करने से वैरायटी कैरेक्टर थोड़ी बदल जाता है भाई, हम अलग रूट स्टॉक में अलग प्लांट लगाते हैं। मान लो कि मैं एक रूट स्टॉक में दशहरी वैरायटी को ग्रो करता हूँ, तो दशहरी वैरायटी का कैरेक्टर रूट स्टॉक के हिसाब से थोड़ी बदलता है, वो तो अपना ही कैरेक्टर शो करता है ना, बस रूटिंग सिस्टम खाने देने का सिस्टम बदला। तो भाई मैं रेड डिलीशियस में गोल्डन डिलीशियस को डालना हो तो गोल्डन डिलीशियस वाला ब्रांच गोल्डन डिलीशियस के जैसा फ्रूट और फ्लावर बनाएगा ना, रेड डिलीशियस के जैसे तो नहीं बनाएगा, है कि नहीं? तो भाई रेड डिलीशियस में रेड डिलीशियस का पोलन काम नहीं कर रहा था, लेकिन गोल्डन डिलीशियस वाले ब्रांच में जो फूल बनेगा, इसमें जो फूल बनेगा, अगर इसका पोलन इसमें जाके गिरेगा तो पोलिनेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस सर खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर ग्रो करा दिया नहीं। अब ये तो मैं प्रैक्टिकली फीमेल में प्रैक्टिकली मेल अपन ने लाया, पर सोचो ये फीमेल प्लांट होती, मान लो ये डायोसियस प्लांट है, पपीता में तो ग्राफ्टिंग नहीं होती, मान लो पिस्ताचियो नट का ये डायोसियस प्लांट है, उसमें ये प्योर फीमेल ट्री है, इसमें मेल बनता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पिस्ताचियो नट का एक ऐसा प्लांट ग्रो करूं जो कि अपने आप में क्या हो, या फिर कोई भी ऐसे क्रॉप में, मैं क्रॉप का एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि वो उतना सही नहीं होगा, डायोसियस प्लांट के फीमेल प्लांट में हम लोग कोई ऐसी वैरायटी ग्रो करें जो अपने आप में क्या हो, गाइनोडायोसियस हो, या जिसके पौधे को लेके मैं श्योर हूं कि ये तो मेल ट्री है, ये मेल ही प्रोड्यूस करेगा। तो मैं गाइनोडायोसियस या मेल टाइप के ट्री के ब्रांच को लाके फीमेल ट्री में, या मेल ट्री में फीमेल को, या फीमेल ट्री में मेल ब्रांच को लाके ग्राफ्ट कर दूंगा, तो उसी पौधे में हम जो है ग्राफ्टिंग के थ्रू, या टॉप, अब इसको टॉप वर्किंग ही तो कहेंगे ना भाई, ये ग्राफ्टिंग कहाँ है, ये टॉप वर्किंग है। तो टॉप वर्किंग के थ्रू मैंने सेक्स फॉर्म बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उस फॉर्म का बदला नहीं, एक्चुअली मैंने वो भी प्रोड्यूस हो जाए ऐसा एक ब्रांच क्रिएट कर दिया। समझ पा रहे हो? यस सर। तो वही चीज सर ने बताया होगा, मतलब मेरे को लगता है उनका सेंस यही रहा होगा कि रूट हम जो है अब टॉप वर्क रिजुविनेशन या टॉप वर्किंग में जो ग्राफ्टिंग का प्रिंसिपल यूज करते हैं वैराइटल चेंज के लिए, वो वैराइटल चेंज हम यहाँ पे करते हैं। तो टॉप वर्किंग कहो, ग्राफ्टिंग कहो, रिजुविनेशन तो नहीं कहेंगे इसे, तो टॉप वर्किंग कहो या ग्राफ्टिंग कहो, उसके माध्यम से हम इस तरीके से मेल ट्री में फीमेल या फीमेल ट्री में मेल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होना चाहिए। ग्राफ्टिंग करने से मेल वैरायटी जो है फीमेल वैरायटी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उनका जीन नहीं बदलेगा, केवल और केवल खाना का अपटेक और जो एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान है, बस ग्राफ्टिंग में उतना ही चीज होता है। बाकी हर एक ब्रांच अपनी खुद की कैरेक्टर शो करेगी। जो दूसरी वैरायटी का सियोन है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, रूट स्टॉक अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है? यस सर। समझ में है? यस सर। ठीक, चलिए और कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा आज रात तक, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। और किसका क्या छूट गया था, किसी का मैच्योरिटी का छूटा था क्या, कौन है, किसका छूट गया था? हो गया सर, हो गया।
हो गया ना, ये अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर बाद में इसको लिख लेना, ठीक है। वो बीच में क्या है ना, क्लास लंबा हो जाता है। तो ये हो गया सबका। तो ये पढ़ के आइए बढ़िया भैया, ठीक है। कल से प्लम चालू होगा, 2 दिन में प्लम खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 2 दिन है प्लम को। उसके स्पीसीज पढ़ के आ जाना तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करो पढ़ के आ जाओ, ठीक है। और आप लोगों का 7:30 से सॉइल साइंस की क्लास है क्या? 8 बजे से होती है सर। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, कल अपन क्लासिफिकेशन की क्लास कर लेंगे, अभी आप लोग सॉइल की क्लास कर लो। अगर सर क्लास नहीं लेते हैं तो फिर मैं ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे की क्या क्लास लूंगा, 45 ऑलरेडी हो गए।